हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी तक आपके जो जो टॉपिक हो गए एक बार आपको बता देती हूँ कि कुछ लोग अभी से देखना शुरू कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको साइकोलॉजी देखनी है तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 घंटे की वीडियोस बनेंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं बनने वाली। तो प्लीज़ 2 दिन या 3 दिन निकाल के 2-2 3-3 घंटे में ख़त्म करो, ठीक है। और साइकोलॉजी के अंदर मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, तो साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजी के बारे में अर्थ के साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है, इसके क्षेत्र क्या है और किसने क्या परिभाषाएं दी हैं इससे रिलेटेड, वो सब बता दिया था। उसके बाद में हमने अधिगम पढ़े थे, और अधिगम के बाद में अधिगम के अंदर हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े थे। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कुछ लोग विकास के साथ पढ़ाना पसंद करते हैं, बट मुझे अधिगम के साथ ही पढ़ाना पसंद है, इसलिए मैंने आपको अधिगम के साथ वो सिद्धांत पढ़ा दिए। चाहे आपने कहीं पे भी पढ़े हो, चाहे अधिगम में विकास में सिद्धांत वही रहने वाले हैं, तो आपको वो समझ में आने चाहिए और आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए, बस इम्पॉर्टेंट वही है। ओके, तो आज पढ़ने वाले तो हम मतलब अभिवृद्धि और विकास है, बट उसकी शुरुआत बाल विकास से करते हैं, ठीक है। और आज आपको नोट्स थोड़े डिफरेंट लगे और अच्छे लगे तो कमेंट कर देना यार, ये अपनी खुद की हैंड राइटिंग है। अब बोलोगे आप इतने दिनों तक किसकी हैंड राइटिंग थी। अब आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के चक्कर में क्या 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 करना पड़ रहा है, क्या बताऊँ मैं आपको। तो अब पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। बाल विकास आपका मतलब जो विकास और अभिवृद्धि वाला टॉपिक है वो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार ये है क्या, राइट। तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है ना। अब देखो, ये बर्क ने भी कहा था, बर्क कौन थे, वैज्ञानिक थे, है ना। उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब जो विकास बाल विकास या जो विकास होता है ना, वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इनका मानना यह है कि किशोरावस्था आने तक पूर्णतया विकास हो मतलब जो अभिवृद्धि है वो हो चुकी होती है, विकास जो होता है वो हो चुका होता है, ठीक है। इतिहास 18वीं सदी के अंदर पेस्तोलोस के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। तो ध्यान रखना, पेस्तोलोस थे जिनके द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। किस कब सदी में, 18वीं सदी में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है 18वीं सदी में बालक विकास का जो वैज्ञानिक विवरण है वो किसने प्रस्तुत किया, तो ध्यान रखना पेस्तोलोस के द्वारा। 19वीं शताब्दी में, तो 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल ने बताया कि बाल अध्ययन जो है वो आंदोलन की शुरुआत की, मतलब बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की, स्टैनली हॉल ने। अरे ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बस उन्होंने अध्ययन स्टार्ट किया था, ठीक है। 19वीं शताब्दी में ऐसा होता है ना कि शुरुआत में किसी चीज़ के बारे में हल्की सी हिंट मिलती है, उसके बाद में उस पर रिसर्च वर्क होता है, उस पर काम होता है, उसको टाइम दिया जाता है उस टॉपिक को, और देखते 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 उसके बारे में हर चीज़ पता चल जाती है कुछ सालों में। तो उसी तरह से जो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत है वो स्टैनली हॉल ने की थी। कब की थी, 19वीं शताब्दी में। अब नोट आपको पता है इंपॉर्टेंट है, देखो इतना टाइम नहीं मिला बेटा कि मेरे को लिखना भी पड़ा, फिर पीडीएफ भी बनानी पड़ी, फिर लेक्चर भी तो मैं हाईलाइट नहीं कर पाई, बट जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊँगी, ठीक है। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, वुडवर्थ ने, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। सर्वप्रथम बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया किसने किया, स्टैनली हॉल ने। तो देखो सवाल कितने इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछे सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया तो आपको वुडवर्थ को टिक करना है, बट अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया तो ध्यान रखना स्टैनली हॉल ने, ठीक है। और 1887 में सबसे पहले बाल सुधार गृह स्थापित किया गया था। तो बाल सुधार गृह जो है वो कब स्थापित किया गया, 1887 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी में क्रो एंड क्रो ने कहा 20वीं शताब्दी मतलब 20वीं शताब्दी में कि 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्रो एंड क्रो ने कौन सी शताब्दी को बच्चे की शताब्दी माना, और बच्चे की शताब्दी आई थिंक इसीलिए कहा है क्योंकि 20वीं शताब्दी के अंदर जो बच्चों से रिलेटेड जितने भी मतलब इन्होंने पता किया है, बातें वगैरह, समझ वगैरह, ठीक है, और इन पे जितना भी काम किया है वो मोस्टली 20वीं शताब्दी में। जैसे बोलते हैं ना कि इस काम के लिए तो ये गोल्डन ईयर था, तो गोल्डन ईयर क्यों था भाई, सोने की बरसात थोड़ी हुई है उस साल में, बस ये है कि उस टॉपिक में बहुत अच्छा काम किया गया, बहुत सारी चीज़ें पता करी गई, तो इस वजह से उसी हिसाब से इसको बच्चे की शताब्दी कहते हैं, ठीक है। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 में हुई। तो आपसे अगर पूछे भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई तो ध्यान रखना 1930 ईस्वी में हुई। इसके बाद में अभिवृद्धि एवं विकास क्या होते हैं, तो अभिवृद्धि एवं विकास से लेना देना है ना। अभिवृद्धि ओनली शारीरिक पक्ष की बात होती है। देखो जब ओनली शारीरिक पक्ष की बात होगी तो उसको हम अभिवृद्धि बोलेंगे, बट विकास के अंतर्गत संपूर्ण पक्ष आते हैं, ठीक है। संपूर्ण पक्ष जैसे कि
मतलब संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। और संपूर्ण पक्ष में आते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ठीक है। और सारे पक्ष आने की वजह से इसको आप बहुपक्षीय बोलोगे। बट अभिवृद्धि जो होती है वो ओनली एक ही पक्ष की होती है, और वो पक्ष है शारीरिक, जिसको परिमाणात्मक भी बोला जाता है। और ये परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो विकास होता है ना उसके अंदर अभिवृद्धि आती है। तो अभिवृद्धि परिमाणात्मक है, तो ऑब्वियस है जो विकास है उसके अंदर अभिवृद्धि है, तो ये वो परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों हो जाएगी। और इसका शारीरिक पक्ष से ही क्यों लेना देना है, क्या है ना, जैसे कि एज बढ़ती है या फिर वेट बढ़ता है या फिर कोशिकाएं मतलब बड़ी होती है, तो ये सब चीज़ें ना, जैसे आप वेट को माप सकते हो, राइट। आपको पता चल जाता है कि आज 55 है, अच्छा तो कुछ दिनों बाद में 65 हो गया, या कुछ दिनों बाद में वापस से 60 हो गया, ठीक है, एक आइडिया लग जाता है। ऐसे ही हाइट को भी आप नाप सकते हो, अच्छा 5 फुट है, अच्छा 6 फुट है, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो अभिवृद्धि शारीरिक पक्ष है, बट विकास को मापा नहीं जा सकता, वो गुणात्मक है। अब आप बोलते हो मेरा दिमाग तो भाई आज बहुत अच्छा काम कर, आप दिमाग को माप सकते हो कि मेरा दिमाग 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, जबकि आपको मैंने बताया था कि IQ जो है वो इसके साथ बढ़ती है ना। तो इसी तरह से अब एक बात बताओ, एक 5 साल का बच्चा है उससे आप कोई सवाल पूछ रहे हो, और एक 10 साल का बच्चा है उससे कोई सवाल पूछ रहे हो, किसकी समझ ज़्यादा विकसित हुई है? ऑब्वियस है 10 साल वाले की, वो बहुत अच्छे से उसका रिप्लाई कर पाएगा, जवाब दे पाएगा, अपनी बात रख पाएगा। तो आप डिफाइन कर सकते हो ये चीज़ कि जो 5 साल का बच्चा है उसमें 2 किलो दिमाग है, और जो 10 साल का बच्चा है उसमें 10 किलो दिमाग है या 5 किलो दिमाग है। तो ऐसा नहीं होता ना, ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, बट ये गुणात्मक है, इनको अनुभव किया जा सकता है। हमें पता है कि बड़ा बच्चा है उसमें ज़्यादा समझ है, ठीक है। तो इसी वजह से विकास को परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों में रखा गया है, बट जो अभिवृद्धि है उसको ओनली परिमाणात्मक में। रचनात्मक परिवर्तन व्यक्ति को किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं, जबकि विनाशात्मक परिवर्तन जो है वो व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर लेके जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में विकास की परिभाषा है। तो देखो बर्क ने क्या परिभाषा दी है, बर्क ने परिभाषा दी है कि बाल विकास जो है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अथवा परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकासों का अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने एक छोटी सी बात कही है, बट ये वाकई में बहुत बड़ी बात है इनके लिए, ठीक है। क्योंकि बर्क ने बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, ये बोला इन्होंने कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अथवा परिपक्व अवस्था से विकासों का अध्ययन किया जाता है ना। किशोरावस्था को ही परिपक्व अवस्था बोला है, क्योंकि इनका मानना ये है कि किशोरावस्था तक परिपक्व हो जाता है बच्चा, ठीक है। और ऐसे ही गर्भावस्था या जन्म पूर्व एक ही बात है। तो जन्म के बाद में इन्होंने नहीं माना है कि विकास होता है, ये बोल रहे हैं जन्म के पहले से ही, मतलब जब बच्चा जब गर्भ में रहता है उसी टाइम से ही विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और क्रो ने बोला कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने एक वर्ड और ऐड कर दिया, प्रारंभ, ठीक है। जेम्स ड्रेवर ने इन्होंने बोला किशोरावस्था के प्रारंभ होने तक, ठीक है, प्रारंभ तक, मतलब किशोरावस्था के अंदर नहीं है कुछ भी, जब किशोरावस्था के अंदर बालक आएगा ओनली तभी तक विकास। जेम्स ड्रेवर बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक? जन्म से परिपक्व अवस्था तक। किसने बोला ये? जेम्स ड्रेवर ने बोला। विकास देखो सबका एक ही मतलब है कि सब लोग बात वही कर रहे हैं कि गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक, है ना, बट उनका बात करने का स्टेटमेंट थोड़े से ट्विस्ट है, मतलब थोड़ा सा घुमा के बोला गया है। अब जैसे इन्होंने क्या नई बात बताई, इन्होंने भी वही बात बताई कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है ना। तो एक अच्छा भाई नई बात बताई है, इन्होंने जन्म का नाम लिया है, और हम इतनी देर तक क्या बोल रहे थे कि गर्भकाल तो जन्म बेबी बाहर आ गया मम्मा के पेट से, उसके बाद की बात है ना। ऐसे गैसेल ने विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का विकास होता है। तो आपको ये परिभाषा तो पता होनी चाहिए, आपको पता है परिभाषा से डायरेक्ट सवाल आते हैं, ओके। अब ब्रूनर ने क्या बोला ये भी देख लेते हैं। तो ब्रूनर ने बोला कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी आई थिंक यहाँ पे सिखाया, अच्छा देखो अपनी ही हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही बेटा। ब्रूनर के अनुसार विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ठीक है।
और श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को कितने भागों में, तो ध्यान रखना 4 भागों में, है ना। और किस किस तरह का आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का उदय, ये उन्होंने 4 भागों में बांटा है, मतलब जो विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन है ना उनको। विकास के नियम, तो देखो विकास के अंदर काफ़ी नियम है और विकास इसी हिसाब से ही होता है। तो इसके अंदर विकास के नियम की बात करते हैं तो समान प्रतिमान का नियम, क्रमबद्धता का नियम, मतलब निश्चित श्रृंखला में ही विकास होता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की बुद्धि एक लेवल तक पहुंच चुकी है, किसी के आईक्यू एक लेवल तक पहुंच चुकी है, थोड़े दिनों बाद में आईक्यू नीचे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक क्रम निश्चित होता है कि इस एज में इतनी तो लगभग होनी ही चाहिए, ठीक है, सब कुछ फिक्स्ड है। एक बार बताओ, किसी की हाइट बढ़ गई, क्योंकि अभिवृद्धि भी तो विकास के अंदर ही आती है, तो अभिवृद्धि में हाइट वगैरह आती है, शरीर की शारीरिक पक्ष की बात करते हैं क्योंकि। तो एक बार बताओ, किसी की हाइट बढ़ गई तो वापस से कभी छोटा होता हुआ देखा है क्या? ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो उसकी हाइट कम करनी है तो कभी हुई है क्या? नहीं ना। तो ये एक क्रम में होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। सतत विकास का नियम है, मतलब जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। परस्पर संबंध का नियम है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का, ध्यान रखना, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की तरफ ही विकास होता है। निश्चित दिशा का नियम है, मतलब एक ही दिशा होता है, जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि किसी की हाइट बढ़ रही है तो वो हाइट बढ़ेगी, ऐसा नहीं है हाइट बढ़ने के बाद में वापस से कम होगी, ठीक है। और निश्चित दिशा का नियम के अंदर आप ये भी बोल सकते हो कि मस्त का दो मुखी नियम, मतलब सिर से पैर की ओर विकास होता है। और निकट दूर नियम, मतलब केंद्र से सिरों की ओर होता है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि सवाल बनता है तो कि विकास जो है कौन से नियम को फॉलो करता है, तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सिर से पैर की ओर या पैर से सिर की ओर, या फिर निकट दूर नियम में केंद्र से सिरों की ओर या सिरों से केंद्र की ओर। अब देखो नाम थोड़े डिफरेंट है, कैसे याद करना है बताती हूँ। तो याद करने की बात ऐसी है कि आपको यहाँ बोला गया है सिर से पैर की ओर, है ना। सिर मस्तिष्क से रिलेटेड और पैर आप तो मतलब मस्त का धोमुखी है ना, आप ओनली मस्त भी याद रख लो कि मस्त है, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये देखो, ये मस्त का दो मुखी फिर भी आप भूल जाओगे, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपको भी याद ना रहे, बट ये कोई नहीं भूल सकता कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है, तो सिर से याद रख लो मस्त। तो आप ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो ना। इसी तरह से केंद्र से सिरों की ओर, तो केंद्र ये है और सिर ये है, सिरे ये हैं, तो मतलब केंद्र से सिरों की ओर मतलब निकट से दूर की ओर, ये है ना। तो ऐसे करके आपको ये याद रह जाएगा, तो आपको इनको देख के ये याद रखना है। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, और इसके बाद में विकास की गति से भिन्नता का नियम, है ना। और अंतःक्रिया का नियम, ये सिर्फ नियम है जिसमें इंपॉर्टेंट यही चीज़ थी, 6 नंबर का पॉइंट, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और एक ये 5th नंबर का पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में अच्छा, उन्होंने ये बोला है कि जो विकास है वो देखकर सुनकर अनुकरण करके सीखा जाता है। ये अभी नियम ही चल रहे हैं और इन पे इतना ध्यान नहीं देना है, वो बस लिखा हुआ तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। वर्तुलाकार का नियम, वर्तुलाकार का नियम होता है कि विकास केवल रेखीय ना होकर चारों ओर होता है। और विकास में क्योंकि वर्तुलाकार से ही मतलब है ना ये सब, तो इस वजह से विकास में परिवर्तन का नियम, तो विकास में परिवर्तन किए जा सकते हैं। पूर्वानुमान, पूर्व कथन, भविष्यवाणी का नियम, मतलब जिस तरह से विकास हो रहा है वो देख के भविष्यवाणी की जा सकती है। याद है वो कहावत बहुत फेमस है, कूद के पाँव पालने में दिख जाते हैं। भाई ऐसा क्या दिख जाता है, बट फिर भी ऐसा होता है ना कि बच्चा बहुत एक्टिव है, जैसे किसी भी चीज़ को तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, तो बोलते हैं तो बड़ा होकर इंजीनियर ही बनेगा। अगर कोई बच्चा क्योंकि एक तो क्या है ना, वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर तो उनके फैमिली में कोई टीचर है या डॉक्टर है तो उनका प्रभाव सीधा पड़ता है बच्चों पे। अच्छा, वो वाइट एप्रन पहन के जाते हैं, अच्छा उनके गले में ये रहता है वो, अच्छा उनको, और जब वो डॉक्टर एब्सेंट रहेगा घर पे तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उनको छेड़छाड़ी करेगा, वो वाली चीज़ है। या फिर वो उसकी जैसे किसी की मम्मा टीचर है तो जैसे ही मम्मा गायब वैसे उसको पता रहेगा कि हाँ अच्छा मम्मा ऐसे पढ़ाती है बच्चों को ट्यूशन, तो वो बिल्कुल वैसे ही खड़ा होके चौक वोक लेके और आराम से दीवारों पे बनाएगा अच्छे अच्छे डायग्राम, है ना। तो भविष्यवाणी कर देते हैं ये बोल के कि यार इसका इंटरेस्ट तो इस चीज़ में दिख रहा है, ठीक है, और काफ़ी हद तक वो सही भी होती हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं।
विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सुख शांति एक समान नहीं होती है, इससे क्या मतलब है जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी आपको। प्रारंभिक विकास परिवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभिक विकास मतलब जो शुरुआत में जो विकास होता है वो जो बाद में विकास होता है उसके अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है जब छोटू सा बच्चा रहता है अगर वो लेट बोलना सीखे या फिर लेट चलना सीखे, ऐसा हो कि वो जो बच्चा है वो 1 साल का हो चुका है और अभी तक बेचारा वो ढंग से नहीं चल पा रहा, तो घर वालों को टेंशन हो जाती है, क्योंकि कोई कोई बच्चा तो 8-9 महीने का ही चलने लग जाता है। तो एक उनको वो सोचते हैं यार ये चल क्यों नहीं रहा, यार ये ढंग से बोल क्यों नहीं रहा, यार ये अभी तक तुतला क्यों रहा है। तो एक टेंशन सी बनी रहती है, आपको पता है, क्योंकि प्रारंभिक विकास वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चा विकास करता है तो घर वालों को भी, मम्मा को भी तसल्ली रहती है कि चलो बच्चा एकदम स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और मस्त है। और आपको पता है बच्चे तो बच्चे होते हैं, आपके घर में भी कोई बच्चा होगा किसी का भी तो बहुत रौनक रहती है, बट बच्चे दूसरों के अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि खुद को भी, अरे खुद की भी अच्छी होती है, पर एक वो चीज़ होती है ना कि दूसरों के जब तक चुप है तब तक खिला लिया, ठीक है, वापस पकड़ा दिया, मम्मा रो रही है ये आप ले लो, या फिर वहाँ भी ये बच्ची रो रही है आप रख लो, है ना, तो ये ऑप्शन मिल जाता है। बट जब खुद के बच्चे होते हैं ना तो ये ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि फिर तो आप ही को बोल के जाएंगे ना ये रो रही है इसे चुप करवा लो तो वो एक चीज़ होती है। वैसे बेबीज़ वाकई में अच्छे ही होते हैं, ठीक है। वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का नियम है। तो जो विकास है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते हुए जा रही हूँ। आपसे पूछ सकते हैं कि विकास जो है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो ओनली वंशानुक्रम का, ओनली वातावरण का, ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का। तो ध्यान रखना वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का, ठीक है। और व्यक्ति, ये तो आपको बता ही दिया अभी, वंशानुक्रम और वातावरण वही हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब विकास को कौन प्रभावित करता है और किस तरह से। तो देखो वंशानुक्रम के सिद्धांत की बात करते हैं। तो बीजमैन का जनन, अब आपको बीजमैन का जनन, दरवे की निरंतरता का सिद्धांत, बीजमैन नाम है और इन्होंने सिद्धांत दिया था जनन दरवे की निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। और इससे इन्होंने ये बोला कि गुणों का जो है संचरण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। आपको भी पता है मम्मा पापा के जो गुण है वो बच्चों में काफ़ी हद तक देखे जाते हैं, तो गुणों का संचरण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, किसके द्वारा, जनन दरवे की निरंतरता की वजह से, ठीक है। और ये किसने कहा था, बीजमैन ने बोला था। उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, इसके समर्थक थे बीजमैन, तो इसके समर्थक भी बीजमैन थे। इन्होंने ये बोला कि जो उपार्जित गुण होते हैं उनका संचरण नहीं होता। आपको भी पता है अगर बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और किसी का पैर कट गया हो या वो उसकी आँख चली गई हो उस एक्सीडेंट के दौरान, तो ऐसा नहीं होता है, उनके होने वाले बच्चे भी अपाहिज होंगे, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अर्जित किए हुए गुण है, या फिर कोई मान लो, देखो थोड़ा बहुत अपन देखते हैं कि मम्मा पापा का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें कभी कभी बच्चों का होता है, तो वो देख करके होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा नामी चित्रकार है उसको ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है तो बच्चा पैदा होते ही ड्राइंग बनाने लग जाएगा, समझ रहे हो। अगर उनका उसका इंटरेस्ट भी है तो वो प्रैक्टिस करेगा तब जाकर अपने पापा वाले लेवल पे पहुंचेगा। तो जो उपार्जित गुण होते हैं, जो वंशानुगत गुण नहीं होते हैं, वो असंचरण होते हैं, क्योंकि उनका संचरण नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी में संचरण नहीं होता। आप समझ गए होंगे, ऐसे भी साइंस के स्टूडेंट हो यार, है ना। एग्जाम्पल चूहों की पूंछ का, मतलब जो चूहे की, अच्छा ये इसका एग्जाम्पल है, आगे देखते हैं कि उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। लेमार्क इसके समर्थक थे, है ना। देखो अगर आपसे पूछे कि उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत के समर्थक, तो ध्यान रखना बीजमैन थे, बट उपार्जित गुणों के संचरण का जो सिद्धांत दिया था वो लेमार्क ने दिया था और ये समर्थक थे। ये एग्जाम्पल बेटा ऊपर वाले का ही है कि जो चूहों की पूंछ है ना, तो चूहों की पूंछ की साइज अलग अलग होती होगी यार, क्योंकि उपार्जित गुणों का असंचरण होता है, ठीक है। बट यहाँ पे उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत दिया था लेमार्क ने, और इन्होंने एग्जाम्पल दिया था जिराफ की लंबी गर्दन, ठीक है। कि आपको भी पता है जिराफ की लंबी गर्दन के बारे में बहुत लंबी चौड़ी कहानी है ना, कि जिराफ को खाने में दिक्कत आती थी, फिर वो उसकी गर्दन लंबी हुई, कुछ परिवर्तन हुए, राइट। तो एक बार हो गया तो फिर वो वंशानुगति रहा, मतलब बार बार ही, कहते हैं ना, अब कभी भी जिराफ देखना तो लंबी गर्दन वाले ही दिखेंगे, ऐसा नहीं है कोई छोटी गर्दन, कोई लंबी गर्दन, कोई ठीक ठाक गर्दन, ठीक है। टाइप्स ऑफ गर्दन, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। एक बार उनकी गर्दन लंबी होना स्टार्ट हो गई क्योंकि उनमें अनुकूलन हुए, उनको डिमांड थी उस चीज़ की। तो अब चाहे कितने भी जिराफ हो जाएं सब सेम ही आकृति के होंगे। तो इन्होंने ये बोला कि भाई उपार्जित गुणों का संचरण भी होता है, देख लो, क्योंकि एक टाइम पे तो
जिराफ नॉर्मल थे ना, बट एक टाइम पे उनकी लंबी गर्दन होने लग गई, तो वो भी एक अर्जित ही गुण था। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो तो लेमार्क है, और जो समर्थक नहीं है, मतलब वो ये बोलते हैं कि जो गुण है उनका संचरण होता है, संचरण नहीं होता है, तो वो थे 20 में। गाल्टन का जीव सांख्यिकी या बायोमेट्री सिद्धांत, तो इन्होंने बोला कि बच्चे में गुणों का जो संचरण है वो केवल माता पिता से ना होकर दादा दादी से भी होता है। ठीक है। मेंडल का सिद्धांत, तो वर्ण संकरता का सिद्धांत, एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी भिन्नता देखी जा सकती है। आप खुद देख लो ना, आप और आपकी बहन या आप और आपका भाई डिट्टो सेम नहीं होंगे। देखो मैं उन ट्विंस की बात नहीं कर रही जो सेम से होता है, ट्विंस भी आपको पता है 2 तरह के होते हैं ना। तो एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी भिन्नता देखी जा सकती है। वंशानुक्रम के नियम की बात करें तो 3 नियम थे, समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। तो समानता के नियम से लेना मतलब है कि जैसे माता पिता वैसे ही संतान है, तो समानता का नियम हो गया। जैसे माता पिता उससे कुछ भिन्न संतान है, तो भिन्नता का नियम हो गया। जैसे माता पिता उनके ठीक विपरीत संतान, तो वो प्रत्यागमन हो गया। ठीक है, ये सब वंशानुक्रम के नियम है। याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई बात ही नहीं है। वातावरण एवं पर्यावरण का किस तरह से प्रभाव पड़ता है विकास पर, हम अब वो चीज़ देखने वाले हैं। तो देखो इन्होंने बोला परि प्लस आवरण। परि का मतलब चारों ओर होता है, आवरण का मतलब होता है ढकने वाला या घेरने वाला, है ना। तो वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ये तो आपको पहले भी बता दिया था कि वंशानुगत और वातावरण दोनों का प्रभाव विकास पे पड़ता है। हमने वंशानुक्रम के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। अब हम बात कर रहे हैं वातावरण की। तो इन्होंने ये बोला है कि वातावरण का प्रभाव किस तरह से पड़ता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले पारिवारिक वातावरण। तो इसके अंदर फ्रोबेल के अनुसार माताएं आदर्श अध्यापिका हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण व प्रभावशाली है। फ्रोबेल ने ये चीज़ बोली कि जो मम्मा है घर पे वो आदर्श अध्यापिका है, और आपको भी पता है जो स्कूल में ज्ञान लेते हैं वो औपचारिक होता है, बट जो घर पे मिलता है वो अनौपचारिक होता है। तो वो शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। अब पेस्ट्रोलॉजी ने ये बोला कि जो परिवार है वो सीखने का सर्वोत्तम स्थान व बालक का प्रथम विद्यालय। तो आपको स्टेटमेंट देख के पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है ना, ये किसने कहा। तो ध्यान रखना, पेस्ट्रोलॉजी ने कहा था कि जो परिवार है ना वो सीखने का सर्वोत्तम स्थान व बालक का प्रथम विद्यालय है। परिवार की आर्थिक स्थिति डिपेंड करती है बच्चे के विकास पर। अब देखो एक फैमिली ऐसी है जो बच्चा बोले मम्मा यही खिलौना चाहिए, वो जिस पर हाथ रख देना उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है कि हाँ ये लो बेटा। और अगर वो खिलौना जैसे आपको पता है आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के ऐसे ऐसे खिलौने आते हैं कि वो एक्टिव रहे, जैसे कि पजल्स टाइप हो गए, या फिर होते हैं ना बहुत सारे क्यूब होते हैं जिनको एडजस्ट करके आपको बिल्डिंग जैसा बनाना होता है, या फिर कोई भी मॉडल जैसा हो गया कि आपको इनको जोड़ करके कोई पक्षी का डायग्राम या कुछ घर जैसा बनाना है। तो काफ़ी तरह के खिलौने आते हैं जो उनके विकास में हेल्प करते हैं, और आजकल मोस्टली पेरेंट्स ऐसे ही खिलौने लाना प्रेफर करते हैं कि जैसे क्विज टाइप हो गया, या जहाँ पे कक्का बारखड़ी लिखा हुआ है या फिर ABCD लिखा हुआ है, कि उन्हें को कुछ सीखने को मिले, राइट। ऐसा नहीं है कि दिन भर बस फ़ोन ही चलाएं। तो इस चीज़ का पेरेंट्स भी ध्यान रखते हैं। बट आर्थिक स्थिति इस तरह से अफेक्ट करती है कि किसी को वो खिलौने चाहिए बच्चों को, और मम्मा ने बोला ये लिए बेटा, वो खुश, बच्चा भी खुश और घर वालों को भी संतुष्टि है कि चलो कुछ तो सीखेगा यहाँ से। बट अगर एक बच्चा बोले मुझे यही खिलौना चाहिए और पेरेंट्स को ना बोलना पड़े, क्योंकि उनके पास में इतना अमाउंट नहीं है कि वो बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर सकें, राइट, है ना। तो एक बात बताओ, उसको ये लगेगा, उसको क्या समझ है उस टाइम पे पैसों की, उसको ये लगेगा यार मम्मी मुझे दिलवा क्यों नहीं रही है, मेरे पड़ोस वाले बच्चे के पास तो है, मेरे साथ वाले बच्चे के पास तो है, मेरे साथ स्कूल जाता है उसके पास तो ऐसी ज्योमेट्री है, ऐसा ड्राम बॉक्स है, ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसी पेंसिल है, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। तो एक हीन सी भावना डेवलप होगी, यार मेरे पास क्यों नहीं। उसको ये चीज़ उस टाइम समझ में नहीं आती कि बेटा पापा मम्मा उस कंडीशन में नहीं थे कि आपके लिए इतना सब कर पाए, और बड़े होते तो उनको ये भी पता है कि हमारे लिए जितना हमारे पेरेंट्स ने किया है उतना कोई भी नहीं कर सकता। बट एक वो चीज़ होती है ना, वो कंडीशन, तो उस टाइम तो छोटा बच्चा है उसको, और आपको पता है बहुत सारे बच्चे तो जिद पकड़ लेते हैं, मुझे तो यही चाहिए तो यही चाहिए, रोने धोने लग जाते हैं। बट नहीं है उनके पेरेंट्स ऐसे समर्थ, मतलब समर्थ। और
इसी कंडीशन को आपको आगे चल के फेस ना करना पड़े, इसी वजह से आज के टाइम पे हर कोई पढ़ता है, क्योंकि हर कोई चाहता है एक अच्छी लाइफ जीना। और आज के टाइम पे पैसों की क्या वैल्यू है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये फ्री का ज्ञान है। बट लिटरली आज के टाइम पे दोनों का जॉब में होना भी सफिशिएंट नहीं है। आप जितना कमाओगे उतना कम ही है, खर्चे उतने ही हो जाते हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि जैसे लड़कियों का मोस्टली होता है कि किसी ने बीएड कर लिया, एमएससी कर ली, वो चाहते हैं पढ़ना बट घर वाले जल्दी शादी करवा देते हैं, या अच्छा लड़का देख के गवर्नमेंट जॉब में, चलो ठीक है, बट ना, आपने पढ़ाई की है, आप जॉब के साथ घर संभाल लिए, ठीक है। ऐसे ही लड़कों का, तो लड़कों का एक चीज़ बढ़िया है ना, अभी जैसे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स लोग हैं तो वो बोलते हैं लड़कियों का बढ़िया है कि नौकरी लगती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी तो देख ही लेंगे, है ना, तो ऑप्शन रहता है। तो मैंने उनको यही रिप्लाई किया, मैंने कहा हमारा तो नहीं पता, हमारा तो बहुत गलत चीज़ है ये कि एज होने के बाद में ये चीज़ हो जाती है कि अब एज हो गई है शादी कर देते हैं, चाहे जॉब लगी हो नहीं लगी हो। पर लड़कों का ये बेस्ट है, जब तक कमाओगे नहीं तब तक आप बोलते ना कि तेज़ात कोई भी नहीं देखेगा, मतलब आपको कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा। तो एक वो चीज़ होती है यार, आपको फ्रीडम, आप अगर 26 साल तक भी पढ़ रहे हो तो भी आपको कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप 28 साल तक भी पढ़ रहे हो, 28 साल की उम्र में आपको जॉब लग रही है तो भी आपको फ्री है। बट लड़कियों का ऐसा होता है, अच्छा 24 को भी, अच्छा 25 की हो गई, ठीक है, साल भर और देखते हैं, अदरवाइज़ फिर हम और टाइम नहीं दे सकते तुझे पढ़ाई का, है ना। तो एक ये थोड़ा इमोशनल और थोड़ा ऐसा सीन हो गया जो आई थिंक सब मेरी ही एज के होंगे, ठीक है, और होता है ये सब बातें। तो पॉइंट चला तो अब आपको थोड़ी सी फ्री के ज्ञान दे दी, तो अब ये थोड़ा मोटिवेशन की तरह लेना और पढ़ाई में अपने आप को झोंक दो। 1.5-2 महीने बचे हैं या आपके पेपर में, जब भी पेपर हो आपको अपना 110% देना है और यही सोचना है कि मुझे जॉब चाहिए इस साल में, मुझे ज्वाइनिंग चाहिए तो चाहिए। देखो कल किसी ने नहीं देखा, कोई पता नहीं है कौन सा कोरोना कौन सा कोरोना, ठीक है। बेटर है जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता, रोने धोने से कुछ भी नहीं होता। जो पॉइंट से रह जाते ना बेटा, कितना भी रो लो वो पॉइंट ही रह गया, आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अपना बेस्ट दो। लड़कियां हैं तो उनको तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि भाई हमारे पास यही मौका है, फिर हमें नहीं पता, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर और बाकी सब चीज़ें मुझे भी पता है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। अब इतनी अच्छी बात चली है आर्थिक स्थिति को तो आपको बता दिया। अगर आप चाहते हो आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत ही मस्त और कमाल की रहे, आपके बच्चे बोलें कि बस यही चाहिए और आप वो दिलवाने में सक्षम हो और आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और ऑप्शन भी क्या है, तैयारी वही लोग करते हैं जिनको इस चीज़ की डिमांड होती है, राइट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलो अब विकास आगे पढ़वाते हैं, ठीक है, वरना अभी कमेंट आने लग जाएंगे मैम बातें बहुत करते हो आप। तो बातें नहीं करती, ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि अपने टॉपिक से भटकूँ ना, बट यहाँ कुछ समझाने वाली बात होती है तो मैं समझा देती हूँ। आई होप आपको ये नहीं लगेगा कि आपको 2 मिनट पकाया है, यही लगेगा कि हाँ हमें आईना दिखाया गया है, ओके। तो आगे देखते हैं, माता पिता का असंतोषजनक वैवाहिक जीवन। अब अगर आपके मतलब आपके तो नहीं, मतलब जिन भी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि माता पिता के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनके अंदर ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ठीक है, बक बक होती रहती है या फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उससे बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी भी देख लेना जिस फैमिली में मम्मा पापा के बीच में पंगे होते हैं ना, वहाँ बच्चे यही सोचेंगे कि शादी तो करनी ही नहीं है, शादी तो करके क्या ही करना है, मम्मा पापा लड़ रहे हैं हम भी ज़िंदगी भर लड़ेंगे। उनकी मेंटलिटी ऐसे हो जाती है, वो बेचारे चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं बच्चे, उनको देख देख के ही। तो इसीलिए कहते हैं कि चाहे अकेले में लड़ लो, वरना बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी विकास पे प्रभाव डालता है। किस तरह से डालता है आपको पता है, पहले तो होता था, अभी तो खैर नहीं होता, लड़का लड़की में बहुत भेदभाव होते थे, राइट। लड़की को बाहर नहीं जाने देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, विद्यालय में एडमिशन नहीं करवाएंगे, तो कहाँ से उसका विकास हो जाएगा, उसको बाहर दुनिया नहीं देखने देंगे, हैं। और लड़कों के लिए हर चीज़ परफेक्ट। और जैसे मोस्टली होता भी था कि जैसे किसी को खाना, एक लड़के को खाना दे रहे हैं तो एक से एकदम घी में चिपड़ के रोटी दी जाती है, बट लड़की को कोई पूछता भी नहीं था। खैर आजकल ये सब नहीं होता, आजकल पता है मुझे नहीं पता, मतलब ऐसी जगह तो मुझे नहीं पता चाहे ये सब चीज़ आज भी हो रही हो, बट ना हो तो ही बेटर है। और हाँ, हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं हमें तो पता है कि हम बराबर ही हैं। पर एक वो चीज़ होती है ना, बता रही हूँ मैं, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, अपने दिल पे मत लेना कि पक्षपात का भी बहुत असर पड़ता है विकास पर, क्योंकि सबको चॉइस और सबको ऑप्शंस मिलने चाहिए ना यार अपने आप को। और वैसे भी बोलते हैं यार, जितनी दुनिया देखोगे ना उतना कुछ सीखने को मिलेगा।
अत्यधिक ममता व लाड़ प्यार, इसका मैंने आपको कल ही एक एग्जांपल दिया था कि जब बहुत ज़्यादा और लाड़ प्यार और ममता दिखाते हैं ना बच्चों को, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसे चल रही है, बेचारा बेड पर बैठा है, पड़ा है, बस सुबह से शाम तक बच्चा रोए नहीं, बस ये ध्यान रखना है ना, पूरा घर आगे पीछे है, उसको वही आदत पड़ जाती है। आपने देखा होगा एक बच्चा लुढ़कते पड़कते जो चलना सीखता है ना, वो जल्दी एक्टिव होगा, जल्दी सीखेगा, वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और एक बच्चा जो है जिसको ऐसी आदत है ना बचपन से बस लुढ़कने की, वो सिर्फ लुढ़कता रहेगा, कदम लेने में से पहले भी 2 बार सोचेगा। तो हाँ, प्यार एक हद तक ठीक है, बट बच्चों को ट्रीट करना आना चाहिए। एक ऐसा भी विद्यालय होना चाहिए जहाँ ये सिखाएं कि बच्चों को कैसे ट्रीट करें, है ना। कठोर नियंत्रण व अनुशासन, देखो आपको पता है कि फ्री छोड़ते हैं बच्चों को, उनको उनके डिसीजंस वो खुद ले पाए, तो बच्चे गलत कदम नहीं उठाते, है ना। बट अगर बच्चों को ऐसा कह दे तुझे तो ये करना ही करना है, नहीं करा तो तेरे को घर में नहीं घुसने दूंगा, तो फिर बच्चे ये सोचते हैं यार ये तो हुआ नहीं, पेपर तो निकला नहीं, क्या करूँ। आपने देखा होगा आए दिन लोग डिप्रेशन में आके गलत कदम उठाते हैं, है ना। पेरेंट्स लोग कभी नहीं चाहते कि बच्चे गलत कदम उठाए, बट वो गुस्से में इतना सब बोल देते हैं, उनके अनुशासन, उनके नियम, उनके रूल, कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी हक्का बक्का रह के गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उससे भी विकास पे फ़र्क पड़ता है। और जन्म क्रम का, तो जन्म क्रम का तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे बड़े बच्चा हुआ, छोटे बच्चा हुआ, तो छोटे बच्चा तो बड़े बच्चों को देख देख के आधी चीज़ें सीख जाता है ना। आपने देखा होगा बड़े बच्चे को डांट बहुत पड़ती है ना। छोटे बच्चे को बड़े बच्चे को डांट पड़ रही है ना, वो चुपचाप पतले गली से निकल लेता है, उसको पता होता है कि भैया को डांट पड़ रही है, मेरा नंबर भी आ सकता है, तो ये वो अनुकरण करके सीख रहा है, ठीक है। इसीलिए छोटे बच्चे गालियाँ कम गाते हैं। विद्यालयी वातावरण, तो विद्यालय का भौतिक वातावरण, शिक्षक का व्यवहार एवं कुशलता, तो ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती है विकास को। अनुचित शिक्षण विद्या, तो अब नोट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है कि जो शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है, ये किसने कहा था? तो फ्रोबेल ने कहा था। आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है, फ्रोबेल ने कहा। शिक्षक के द्वारा बालक की खुली निंदा, शिक्षक द्वारा बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करना, ये गलत बात है, ठीक है। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का भी फर्क पड़ता है कि आस पड़ोस कैसा है, मित्र और साथी कैसे हैं, सिनेमा हॉल, रीति रिवाज, अंधविश्वास, खान पान, रहन सहन, पहनावा, इन सब का भी अफेक्ट पड़ता है बालक के विकास पर। भौगोलिक वातावरण का फर्क पड़ता है कि कौन सी जलवायु में रह रहे हो। आपने देखा होगा कश्मीर के जो लोग होते हैं वो एकदम, कैसे बोलूँ, दूध जैसे सफ़ेद होते हैं, है ना। तो वहाँ पे उनको जो जलवायु है, वहाँ के इन्वायरमेंट है, आपको पता है ठंडा ठंडा मिलता है, वो उसी हिसाब से रहते हैं। सर्दियों में तो वो लाल टमाटर जैसे दिखते हैं, तो फ़र्क पड़ता है। अब जैसे राजस्थान में रहने वाले हैं, वो इतनी गर्मी को भी सहन कर रहे हैं, यहाँ पर उनको ला के रख दो 2 दिन, बेचारे सीख जाएंगे, रहने दो। मनोवैज्ञानिक वातावरण, तो अभिप्रेरणा व पुनर्बलन का भी फर्क पड़ता है। पुनर्बलन ने आपको बोला जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। निर्देशन व परामर्श का, प्रेम व सहानुभूति का, इन सब का भी फर्क पड़ता है। जनसंचार माध्यम का भी फर्क पड़ता है। अब विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो आपसे अगर पूछे श्रीमती हरलोक के अनुसार विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, तो ही आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6, 6 अवस्थाएं हैं। और भी हैं क्या? 7 और 8। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीमती हरलोक के हिसाब से, मतलब उनके अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं, तो ध्यान रखना 8 अवस्थाएं। नाम लेके पूछे तो गर्भावस्था, एक गर्भावस्था हो गई, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था। एक शेषवावस्था हो गई, जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था। बचपनावस्था कब के, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, ठीक है। तो आप अगर इतना भी ध्यान रख लोगे ना 8, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा लोगे। अच्छा, पूर्व है, उत्तर है, फिर पूर्व है, फिर उत्तर है, ऐसे करके 4 तो यही हो गई, ठीक है। और कौन सा काल है, ये चीज़ ध्यान रखना। सवाल आते हैं बेटा, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो थोड़ी मेहनत और कर लो, है ना, थोड़े दिन की बात है। उत्तर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है। प्रौढ़ावस्था आती है 21 वर्ष के बाद में, उत्तर किशोरावस्था होती है 18 से 21 वर्ष। अब आपसे अगर रोज़ के अनुसार पूछे तो 1 2 3 4 5, 5 तरह की अवस्थाएं बताइए। इसी वजह से मैं आपको काउंट करवा रही हूँ, ठीक है। पता चला आपसे क्वेश्चन में पूछा है रोज़ के अनुसार विकास की अवस्थाएं, और आप हर लोग के हिसाब से 8 लिख के आ गए, तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ऑप्शन में तो 5 8 10 कुछ भी मिल सकता है। शेषवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष की, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। ऐसे ही जॉन्स के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं, बढ़िया बात है, 4 ही याद करनी पड़ेगी। शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और चाहे किसी को कुछ याद हो ना हो, ये तो रहती रहती है।
इसके बाद में शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था। तो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था की बात करें तो शेषवावस्था और बाल्यावस्था जो है वो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है, ठीक है। और ये जन्म से 6 और ये 7 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। अच्छा, तीनों ही अवस्थाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शैक्षिक दृष्टि से। आपको भी पता है यार, किशोरावस्था ख़त्म होते होते मतलब 18 साल के होते होते ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा पढ़ाई कर ले तो समझ आ जाती है आपको हर चीज़ की। तो शैक्षिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। 13 से 19 तक की एज जो है वो टीनेजर्स कहलाती है। तो टीनेजर्स बोलते हैं ना, ये तो अभी भाई टीनेजर्स हैं। शेषवावस्था, अब देखो इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ आपको क्योंकि टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों तक वीडियोस को पहुंचाना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।